सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अपन ने इंडेक्स 23 के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं लास्ट वीडियो के अंदर। उसमें मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया इस बार, बट ट्राई किया है कि कवरेज अच्छी हो जाए। ओके, एकदम डिटेल में हर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया है और सोल्व किया है। अभी अपन करने वाले हैं इंडेक्स 113, ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है। और इसके सारे क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगा कि कवर हो जाए अपन से आज की डेट में। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अपने इंडेक्स 113 के मात्र 11 क्वेश्चन हैं जो अपन को करने हैं, और इसके साथ में एक छोटा वाला टॉपिक और ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो लगभग 1 घंटे के अराउंड होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन और ये नहीं कि अपन भाग भाग के करने वाले हैं, क्या एकदम आराम से रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगेन थोड़ा हेल्थ इश्यू से मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन नहीं हूँ। ओके, सो सी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है कि एक एसेट सोल्ड हो जाती है, वो 2 डिफरेंट मार्केट में सोल्ड होती है, तो आपको फेयर वैल्यू निकालनी है एज पर इंडेक्स 113। और ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है ये वाला। ओके, दूसरा मतलब कि 2 डिफरेंट मार्केट दिए हुए आपको, और आपको निकालनी है कि फेयर वैल्यू क्या है। ओके, और ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, बाकी मैक्सिमम थ्योरी आएगी इसमें। यूके लिमिटेड प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन है, डिटरमाइन कीजिए फेयर वैल्यू क्या होगी एज पर शेयर एज पर एक्विजिशन अप्रोच। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको आंसर में लेके चलता हूँ। 115 नंबर पेज पे है, वो फटाफट नहीं टाइम करते हुए आधा पौना घंटे में सारे डिस्कस कर लेंगे अपन। 115 नंबर पेज। ओके, सी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एसेट 2 डिफरेंट एक्टिव मार्केट में सोल्ड होती है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। एन एंटिटी एंटर इनटू ए ट्रांजैक्शन इन बोथ मार्केट एंड कैन एक्सेस द प्राइस इन दोज मार्केट्स फॉर द एसेट्स एट द मेजरमेंट डेट। कि जिस दिन मेजरमेंट हुआ था उस दिन जो प्राइसेस थे वो दोनों मार्केट में क्या थी। ठीक है, मार्केट प्राइस जो मार्केट ए है वहाँ पे 26 रुपीज़ थी, प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट बता रखी आपको उस मार्केट के अंदर 3 रुपये थी, एंड जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट थी वो मार्केट में 2 रुपये थी। तो एक चीज़ बताता हूँ आपको अब मैं, जब भी अपन फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, व्हेन एवर वी कैलकुलेट फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू के लिए हमेशा हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, ऑलवेज हमेशा करनी है हमें जब भी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो भी आएगी, मतलब इतना आपको एक्चुअली फेयर वैल्यू है इतना आपको मिलेगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमेशा अपन तब रिड्यूस करेंगे जब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जब अपन मोस्ट फेवरेबल मार्केट चूज़ कर रहे हैं। ओके, कि भाई मोस्ट फेवरेबल मार्केट कौन सा है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस करेंगे और साथ साथ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी रिड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये आपको, आपकी लोकेशन कहाँ है, एग्जाम्पल के लिए मान लो चूरू डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अब आपके पास में ना कोई प्रोडक्ट ऐसा है, ये आपका प्रोडक्ट है। ओके, ये आपको सेल करने ना, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो दिल्ली जाओ या फिर आप जाओ जयपुर। ओके, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आपका फ्रेट जो लगेगा, जो ट्रांसपोर्ट का लगेगा वो 100 रुपये है। ओके, और यहाँ पे आपका फ्रेट लगेगा 150 रुपये। लेकिन यहाँ पे आपको जो अमाउंट मिलने वाला है एग्जाम्पल के लिए वो 60,000 मिलने वाला है, और वही जो यहाँ पे आपको प्राइस मिलेगा ना वो मिलने वाला है 70,000 रुपये। तो बताओ कौन सी लोकेशन आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। आपने 70,000 में से 150 रुपये ये रिड्यूस करने हैं, तो आ जाएगा 69,850 रुपीज़। वही यहाँ पे कितना आएगा 59,900 रुपीज़। तो आप ये कहोगे कि नहीं ये वाली मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन यही ट्रांजैक्शन कॉस्ट के कारण कई चीज़ें चेंज हो जाती है, वो इस क्वेश्चन में अपन देखने वाले हैं। ओके, लेट्स गो इनटू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये आपको क्या बोल रहा है कि जो मार्केट ए है, यानी कि ये कौन सा, मान लो दिल्ली वाला है। ओके, वहाँ पे प्राइस है 26 रुपये, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है मार्केट के अंदर 3 रुपये, एंड जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट द एसेट है वो क्या है 2 रुपये है। ओके, कोई बात नहीं। और मार्केट बी जो है, ठीक है,
वहाँ पे 25 रुपये लगते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1 रुपये और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 2 रुपये है। ओके, तो ये कह रहा है कि पहले केस में आंसर कीजिए, अगर जो मार्केट ए आपका प्रिंसिपल मार्केट है, तो जब भी अपन फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं ना, जब भी अपन फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे सबसे पहले हम प्रिंसिपल मार्केट की रेट ले देते हैं, अगर उसकी अवेलेबल है तो, ठीक है। अगर प्रिंसिपल मार्केट की अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम जाते हैं मोस्ट फेवरेबल मार्केट कौन सा है। मोस्ट फेवरेबल मार्केट कैलकुलेट करने के लिए ना आप ये देखो कि नेट आपको कितना मिल रहा है, ठीक है, नेट आपको कितना इनफ्लो हो रहा है, जिसमें ज़्यादा होगा वो आपका मोस्ट फेवरेबल मार्केट हो जाएगा, ठीक है। उसको दूसरे से कंपेयर करना है, फिर आपको आ जाएगा कि फेयर वैल्यू किसकी लेनी है। अब ये बोल रहा है कि ए ही प्रिंसिपल मार्केट है, तो ए के अंदर कितनी कॉस्ट आ रही है भाई, 26 रुपये की तो ये कॉस्ट आ रही है। ओके, 26 रुपये की तो इसकी प्राइस आ रही है और ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही है 3 रुपये की। तो बताओ कितनी आ गई यहाँ पे फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू आएगी 23 रुपीज़, सॉरी सॉरी हाँ मैंने उल्टा बोल दिया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम एडजस्ट नहीं करते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, जब अपन फेयर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 2 रुपये का एडजस्टमेंट होगा, तो ये आ गया मेरा 24 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस। ओके, ये था हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का हमेशा एडजस्टमेंट होगा। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट कब रिड्यूस होगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट अब कब रिड्यूस होगी, सी यहाँ पे अपना हो गया ना 24 रुपये प्रिंसिपल मार्केट से। अब दूसरा केस है, अगर कोई भी मार्केट है वो प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा कि मोस्ट फेवरेबल मार्केट कौन सा है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि जैसे मार्केट ए है और मार्केट बी है, ए के अंदर मैं सेल करता हूँ 26 में, यहाँ पे करता हूँ 25 में, यहाँ पे मेरा 2 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे भी 2 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन की कॉस्ट आती है 3 रुपये, यहाँ पे ट्रांजेक्शन की कॉस्ट आती है 1 रुपये। तो बताओ नेट इनफ्लो कितना होगा, यहाँ पे 22 रुपये और यहाँ पे 21 रुपये। तो बी क्या हो गया, मोस्ट फेवरेबल मार्केट यहाँ पे हो गया। अंडरस्टूड, बी क्या है आपका यहाँ पे मोस्ट फेवरेबल मार्केट हुआ है। अब बिकॉज बी यहाँ पे आपका मोस्ट फेवरेबल मार्केट हो गया है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे अभी तक सिर्फ ये निकल गया है मोस्ट फेवरेबल मार्केट कौन सा है, ठीक है, बी वाला है। अब बी का आपको निकालना है कि बी में आपकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है। तो बी के अंदर फेयर वैल्यू कितनी आ रही है, और 2 रुपये तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो 25 रुपये वो, 2 रुपये ये रिड्यूस करा, तो 23 रुपये यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, यहाँ पे 24 रुपये और नीचे कितनी आएगी 23 रुपये फेयर वैल्यू है। समझ में आ गया, मतलब कि कितनी वर्किंग रही, पहले में प्रिंसिपल मार्केट है तो फेयर वैल्यू क्या होगी एसेट की 24 रुपये। फिर हमने देखा कि मोस्ट फेवरेबल मार्केट कौन सा है, उसकी वर्किंग की गई है, उसको डिटरमाइन किया है, तो यहाँ पे निकल गया कि बी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो है, तो प्रिंस बी को है वो हमारा मोस्ट फेवरेबल मार्केट है। और फिर वहाँ पे अपन ने 25 माइनस 3 यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा रिड्यूस होती है जब अपन फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तब। अंडरस्टूड, अब बात करते हैं ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको बोल रहा है आपको वैल्यू पर शेयर निकालनी है। अगर अब आपने एसएफएम की हुई है ना तो कुछ नहीं करना होता, जब भी अपन इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालते हैं तो जो भी हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर में मिलेगा उससे करना है डिस्काउंट, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी फेयर वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि डिस्काउंट करना, बस और कुछ नहीं करना। आपको बोला ईयर 1 में इतना, 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना एंड 5 में इतना इनफ्लो होगा आपको, ठीक है। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 11% है, इंटरेस्ट रेट भी दे दी आपको, वेटेड एवरेज कॉस्ट है। अब इस 11% पे इनको डिस्काउंट करना और कुछ नहीं करना। टोटल डेप्ट एज ए मेजरमेंट डेट है वो कितना है 1465 करोड़ है, एंड सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 106.14 करोड़। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 85284 शेयर्स। तो डिटरमाइन कीजिए वैल्यू पर शेयर कितनी होगी इनकम अप्रोच से। इनकम मतलब फ्यूचर में ये इनकम होने वाली है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो सीधे ही। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 डिवाइड बाई 1.11 करना पड़ेगा, इससे आपके पास में डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा।
अब 1 डिवाइड बाई 1.11 करो और फिर इक्वल टू का साइन दबाओगे तो 0.9009 ये पहले साल का आएगा, फिर से इक्वल टू दबाओगे फिर 0.8116 दूसरे साल का, फिर इक्वल टू फिर 0.7312 ये तीसरे साल का, चौथे साल का और पाँचवें साल का, ऐसे ही 0.5935 आ जाएगा। ओके, 4 डिजिट का हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, राउंडिंग ऑफ का ले रहे हैं 4 डिजिट। ओके, तो अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ओके, और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपके पास में टोटल कि फ्री कैश फ्लो फ्रॉम अवेलेबल कितना है फर्म को। अंडरस्टूड, तो टोटल कितना है ऑल ईयर्स का, दैट इज 3105.76। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये तो पूरे फर्म की वैल्यू है ना, ये पूरी फर्म की वैल्यू आई है, इसमें डेब्ट वालों का, डिबेंचर वालों का भी तो पैसा लगा हुआ है ना 1465 करोड़, तो वो हम रिड्यूस कर देंगे। और हमने कहा कि इतना कैश हमारे पास पड़ा है तो इसको अपन ऐड कर देंगे। अगर आप फ्री कैश फ्लो टू, जब आप कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करोगे ना एसएफएम का, ओके, तब सेम यही कॉन्सेप्ट आता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकालने का। ओके, कि भाई फ्री कैश फ्लो कितना मिल रहा है इक्विटी वालों को, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो तो आपके पास में आ जाएगा ईपीएस, यानी कि ये आ गया आपका अर्निंग पर शेयर बोल दो या फिर पर शेयर वैल्यू क्या आ रही है वो आ जाएगा आपका। अंडरस्टूड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल था, इजी था। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि आप एक सीनियर कंसल्टेंट हो अपनी फर्म के एंड आप डिटरमाइन करते हो वैल्यूएशन ऑफ केके लिमिटेड। आपने डिटरमाइन किया कि जो भी वैल्यूएशन है कंपनी का वो 2 अप्रोच से कर सकते हो, एक तो मार्केट अप्रोच एंड दूसरी इनकम अप्रोच से, एंड सिलेक्ट किया आपने हाईएस्ट एज द फाइनल वैल्यू, तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू आया वो फाइनल वैल्यू है। हाउ एवर बेस्ड अपॉन द डिस्कशन विथ योर पार्टनर यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू असाइन इक्वल वेट्स टू बोथ द अप्रोचेज। दोनों अप्रोचेज को आप इनको देखो, यहाँ पे क्या हुआ, फर्म ने क्या किया है, जो वैल्यूएशन किया ना वो 2 अप्रोच से फॉलो किया, एक तो मार्केट अप्रोच भी और दूसरा इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच अपन ने ऊपर करी है अभी, ठीक है, और उससे पहले क्वेश्चन में मार्केट अप्रोच की थी, ठीक है। और ये कह रहा है कि आप दोनों अप्रोच को कंसिडर किया आपने, और जिसमें हाईएस्ट वैल्यू आ रही थी ना वो वाली आपने फेयर वैल्यू ले ली, लेकिन मैनेजमेंट कहता है नहीं, जो आपकी मार्केट अप्रोच से आया ना उसको भी 50% लो, और जो इनकम अप्रोच आया उसका भी 50% लो, और फिर आपकी क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू आ जाएगी। समझ के, तो अब यहाँ पे मार्केट अप्रोच और इनकम अप्रोच से ये वाले को आपने मल्टीप्लाई करना है कितने से, 0.50 और 0.50 से। ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी है, तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू आ जाएगी। समझ के, उसके बाद में कितना आ रहा है, 5268.2 इंटू 0.5 एम प्लस, यह आया 2634.1, उसके बाद में हो गया 35.2 ओके, मल्टीप्लाई बाई 0.5 एम प्लस 1617.10, तो ये आ गया टोटल मेमोरी रिकवर 4251.20। तो ये मेरा क्या है, टोटल वैल्यू आया है 4251.20। इसमें से मैं डेप्ट रिड्यूस कर दूंगा, सरप्लस कैश को ऐड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा कितना, माइनस किया मैंने इसमें से 1465.9 प्लस कर दिया 106.14, ठीक है, और प्लस प्लस अब इतना ही नहीं करूँगा, ये एसेट भी सरप्लस में चल रही है तो इनको भी ऐड कर दूंगा, प्लस 312.4, सरप्लस जो भी होता है सारा ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा टोटल। इसको भी कंसिडर करने के बाद में 3203.84, ये किस में, करोड़ में है, तो मल्टीप्लाई बाई करो 1 करोड़, ओके, और डिवाइड कर दो इसको 8,52,84,82,223 शेयर से, और ये आ गया आपका 375.66। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, सही तो लिया है ना मैंने यहाँ पे, रिवर्स चेक, 8,52,84,223, ठीक है, यही आना चाहिए। नीचे चल के आंसर देखते हैं, 375 मेरा 66 है, इनका 72 आया है, वो राउंडिंग ऑफ के कारण है। अंडरस्टूड, बस 50% लेना है, बाकी सेम था यहाँ तक। इस नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी लिमिटेड ने 5% इक्विटी शेयर एक्वायर किए XYZ लिमिटेड के, कितने के, 10 करोड़ रुपीज़ के।
in the year 2001-2. The company is in the process of preparing the financial statement for the year 2002-2003 and assess करती है fair value at subsequent measurement of the valuation या investment made in XYZ Limited. Based on the observable input, the ABC Limited identified a similar nature of transaction in which PQR Limited acquired 20% equity share in XYZ Limited for ₹60 crore. C. XYZ के शेयर कितने में खरीदता है ABC? 5% शेयर है उसके पास में, ओके। और कितने में खरीदे इसने? 10 करोड़ में। वाह। अगले साल में क्या हुआ? 2002-03 के जब वो प्रिपेयर करी थी फाइनेंशियल्स, इसने एसेस किया कि जो भी फेयर वैल्यू है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की ऑफ द इन्वेस्टमेंट की बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल इनपुट है वो कितनी है। वो कहता है कि एक सिमिलर ट्रांजेक्शन हुआ है PQR लिमिटेड का, ओके। वो उसने 20% स्टेक खरीदे हैं 60 करोड़ में। 20% कितने में खरीदे? 60 करोड़ में। तो नॉर्मली ये बताओ 5% की वैल्यू फिर कितनी होगी यहाँ पे? अगर मैं ये कहूँ 5% की तो 20, 5, 4 तो 15 करोड़ होनी चाहिए ना, नॉर्मल सी बात है। ये मैंने क्या निकाला है यहाँ पे? क्रॉस वेरिफिकेशन करके निकाल लिया। द प्राइस ऑफ सच ट्रांजेक्शन वॉज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल कंपनीज मेथड। तो AV वाज 8 की, लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि हमने ऐसे प्राइस नहीं निकाला है, हमने ये मान के चला है कि हमारा जो इंटरप्राइज वैल्यू है, ठीक है, बटे EBITDA वो 8 है फॉर द करेंट ईयर एंड EBITDA ऑफ XYZ लिमिटेड इज़ ₹40 करोड़। और जो XYZ लिमिटेड है उसका EBITDA कितना है? 40 करोड़ है। तो 40 करोड़ का 8 गुना कितना होना चाहिए? 320 करोड़ का वैल्यूएशन होना चाहिए। और 320 करोड़ का 5% कितना होता है? यह है 16 करोड़। तो हम ये बोल रहा है कि यहाँ पे 16 करोड़ वैल्यू होना चाहिए, ओके। एंड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वैल्यूएशन वाज डिटरमाइंड यूजिंग 5% लिक्विडिटी डिस्काउंट एंड NCA डिस्काउंट वॉट विद। और ये कह रहा है कि बिकॉज हमारे पास 5% ही है तो हमें लिक्विडिटी का और NCA का 5% का डिस्काउंट मिला था। तो बताओ फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो सी, पहले 40 × 8 320 का क्या हो गया आपका? इंटरप्राइज वैल्यू हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे? 320 पे आपको 5% का तो लिक्विडिटी डिस्काउंट मिला था, राइट। तो देखो 320 में 16 करोड़ की इसकी होल्डिंग है। 16 करोड़ में से 1.60 करोड़ तो गए किसके? आपके लिक्विडिटी डिस्काउंट के, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई? लिक्विडिटी डिस्काउंट रिड्यूस होगा क्या? NCA का डिस्काउंट कि भाई आपके पास में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, वो टोटल मिला के 10% हो गया। तो 1.6 दो बार गया, तो 16 में से 3.2 गया, तो कितना आया? 12.80 करोड़ क्या होनी चाहिए? फेयर वैल्यू होनी चाहिए। इतना ही होना चाहिए ना, सॉरी 16 का 1.6, ये 10% ही ऑलरेडी। तो 16 माइनस 1.6 किया तो 14.40 करोड़ है, वो मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे? फेयर वैल्यू होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो सी, EBITDA यहाँ पे मेरा लिया हुआ है 40, 8, 320, फिर 320, फिर 16, फिर 1.6, फिर 14.4 क्या हो गया? फेयर वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे, राइट। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 जो कि आपको बताता है कि अक्वायर किया लैंड, ओके, कोई नहीं, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। कंपनी जे ने अक्वायर किया लैंड को एक बिजनेस कॉम्बिनेशन में, जो लैंड है वो करंटली डेवलप की जा रही है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ए फैक्ट्री साइट, फैक्ट्री बनाने में काम में आएगी, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। ऑल्दो जो लैंड है वो करंट यूज़ है इज़ प्रेज्यूम्ड टू बी इट्स हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़। और ये भी है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं ना उसका वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ है, मतलब उससे ज़्यादा इफिशिएंसी उसकी कोई नहीं यूज़ कर सकता, ओके। अनलेस मार्केट और अदर फैक्टर सजेस्ट ए डिफरेंट यूज़, कंपनी ये कंसिडर करती है फैक्ट दैट हियर बाई साइड्स हैव रिसेंटली बीन डेवलप्ड फॉर रेजिडेंशियल यूज़ बिकॉज हाई राइज हुआ है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेवलपमेंट एंड रिसेंट जोनिंग एंड अदर चेंजेस टू फैसिलिटेट दैट डेवलपमेंट, कंपनी जे ने डिटरमाइन किया कि जो लैंड करंटली यूज़ की जा रही है फैक्ट्री साइट में उससे हम रेजिडेंशियल साइट भी बना सकते हैं। एंड इस केस के अंदर इसने जो वैल्यू ली है साइट की वो रेजिडेंशियल प्राइसिंग लेते टाइम, अगर रेजिडेंशियल यूज़ के लिए यूज़ होगी तो जब प्राइसिंग होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू के ऊपर होगी। तो बताओ कि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ ऑफ लैंड क्या होगा?
तो नॉर्मल सी बात है रेजिडेंशियल हाउस ही होगा, तो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो क्या मैं ले लूँगा, मेरी फेयर वैल्यू मान लूँगा एज पर अंडर इंड एस 113। अंडरस्टूड। द हाइएस्ट एंड बेस्ट यूज, the highest and best use of the land is determined by comparing the followings. वैल्यू ऑफ लैंड क्या है, करंटली डेवलप्ड की इंडस्ट्रियल यूज़ के पर्पज से, एंड लैंड है वो यूज्ड होगी इन कॉम्बिनेशन विद अदर एसेट्स, जैसे कि फैक्ट्री या अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज। एंड जो वैल्यू ऑफ द लैंड है वो वैकेंट साइट के लिए रेजिडेंशियल यूज से है, टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ द डेमोलिशिंग द फैक्ट्री एंड अदर कॉस्ट नेसेसरी टू कन्वर्ट द लैंड टू ए वैकेंट साइट। जो वैल्यू है अंडर दिस यूज वुड टेक इनटू अकाउंट रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज अबाउट वेदर द एंटिटी वुड बी एबल टू कन्वर्ट द एसेट्स टू अल्टरनेटिव यूज। इसीलिए हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज है जो लैंड का वो डिटरमाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हायर ऑफ दीज वैल्यूज इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग रियल एस्टेट अप्रेजल। जो डिटर्मिनेशन ऑफ हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज है वो माइट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू द फैक्ट्री ऑपरेशंस एंड इट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो बस सीधा सा इसने आंसर कर दिया कि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ है वो हमेशा हायर ऑफ दीज वैल्यूज़ होता है, कि रियल इस्टेट में लगेगा तो कितना होगा, और अगर फैक्ट्री ऑपरेशन में लग रहा है तो हमारी वैल्यू इन यूज़ कितनी आएगी। दोनों में से जो भी हायर होगी वो मेरी क्या मान ली जाएगी, फेयर वैल्यू हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोलता है डीएस लिमिटेड का वो होल्ड करता है कुछ वैकेंट लैंड को फॉर विच द यूज़ इज़ नॉट येट डिटरमाइन, जो कि डिटरमाइन नहीं है। जो लैंड है वो सिचुएटेड है इन ए प्रोमिनेंट एरिया ऑफ द सिटी वेयर ए लॉट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आर कमिंग अप एंड देयर इज़ नो लीगल रेस्ट्रिक्शन टू कन्वर्ट द लैंड इनटू ए कमर्शियल लैंड। और यहाँ पे कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके, लैंड को कन्वर्ट करने की। The company is not interested in developing the land to a commercial complex as it is not its business objective. ये इसका business objective नहीं है। Currently, the land has been let out as a parking lot for the commercial complexes around. Currently जो land है वो let out की गई है as a parking lot for the commercial complexes around. The company has classified the above property as investment property. इसने अप्रोच किया यू एज एन एक्सपर्ट इन वैल्यूएशन टू ऑब्टेन फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर अंडर इंडियाज। तो किस बेसिस के ऊपर आप जो लैंड को है वो फेयर वैल्यू पे लोगे अंडर इंडियाज। सी क्वेश्चन क्या था, डीएस लिमिटेड के पास में वैकेंट लैंड थी, मतलब उस ज़मीन का कोई यूज़ नहीं है। ओके, लैंड है वो एक अच्छी एरिया के अंदर है, ओके, जिसके कारण वहाँ पे अच्छे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है जो बिल्ड किए जा सकते हैं, और साथ साथ में कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ओके, जो कंपनी है वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो उस पर भी कुछ बनाना चाहती है क्या। करंटली जो लैंड है वो लेट आउट की गई है एज ए पार्किंग लॉट। कंपनी ने क्लासीफाई किया इस प्रॉपर्टी को एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो बताइए कि आप इसकी फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे। तो फेयर वैल्यू जब भी आपको डिटरमाइन करनी है ना, तो आप हमेशा ये चीज़ देखना कि उस एसेट का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है, और उसकी जो वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू आपकी हमेशा फेयर वैल्यू होगी, समझ के। सी इंडिया 113 एक फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल एसेट्स टेकन इनटू अकाउंट ए मार्केट पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू जनरेट। तो वो ये देखते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट की एबिलिटी क्या है, कि वो उससे कितना इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है सेलिंग इट टू अनदर मार्केट पार्टिसिपेंट, या फिर उसको यूज़ में लेके। द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज जो होगा नॉन फाइनेंशियल एसेट का, वो यूज़ ऑफ एसेट होगा दैट इज़ फिजिकली पॉसिबल, लीगली परमिसिबल एंड फाइनेंशियली फिजिबल, जो कि एज फॉलो है। ए यूज दैट इज़ फिजिकली पॉसिबल टेक्स इनटू अकाउंट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट्स दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड टेक इनटू अकाउंट्स व्हेन प्राइसिंग द एसेट्स। तो जब भी आप प्राइसिंग करते हो एसेट्स की, तब आप जिन जिन बातों को ध्यान में रखोगे ना मार्केट पार्टिसिपेंट, तो आप उन सभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बातों को ध्यान में रखोगे। ए यूज दैट इज लीगली परमिसिबल टेक इनटू अकाउंट्स एनी लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ द एसेट दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड इनटू अकाउंट व्हेन प्राइसिंग द एसेट्स। जब आप प्राइसिंग कर रहे हो एसेट्स की। ए यूज दैट इज फाइनेंशियली फिजिबल टेक्स इनटू अकाउंट्स वेदर ए यूज ऑफ एसेट
that is physically possible and legally permissible generates adequate income or cash flow to produce an investment return that market participants would require from an investment in that asset put to that use. Highest and best use is determined from the perspective of the market participants even if the entity intends to use a different use. Okay, मतलब एंटिटी दूसरे यूज़ के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको क्या बेस्ट यूज़ में ले सकते हैं। साथ साथ में बिकॉज ये एक नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है, यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है कि जो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ है वो अनलेस मार्केट या फैक्टर कुछ और सजेस्ट करें, वो क्या है, वो है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे उस एसेट से। अब अपनी कंपिटिटिव पोजीशन को मेंटेन करने के लिए या फिर किसी और रीजन से एंटिटी है में ये हो सकता है कि वो not to use an acquired non-financial asset actively, or it may intend not to use the assets according to its highest and best use. Nevertheless, the entity shall measure the fair value of a non-financial, assuming it as the highest, best and participants use. तो यही मेन लाइन थी जिसके ऊपर क्वेश्चन था, nevertheless से लेके यहाँ तक की, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो एंटिटी उसके हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ के अकॉर्डिंग ही क्या करेगी, फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करेगी। इसीलिए यहाँ पे जो है वो कमर्शियल कम्प्लेक्स बिल्ड करना है, और ये बिकॉज ये भी कंपनी का बिजनेस नहीं भी है, स्टिल इंड AS 113 है वो एंटिटी को कंसिडर नहीं करता कि कोई रेस्ट्रिक्शन हो या फिर मेजरिंग हो फेयर वैल्यू का। साथ साथ में करंट यूज़ जो है पार्किंग लॉट का वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ नहीं है, क्योंकि उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने की कैपेबिलिटी है। इसीलिए जो फेयर वैल्यू है कि लैंड ऑफ द प्राइस वो रिसीव की जाएगी व्हेन सोल्ड टू ए मार्केट पार्टिसिपेंट हु इज़ इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो कि DS लिमिटेड का वैकेंट लैंड वाला था। तो जो भी हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ होगा ना वही फेयर वैल्यू मान लिया जाएगा। DS लिमिटेड है वो कुछ इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है कुछ प्राइवेट कंपनी के। अब वैल्यू ऑफ शेयर डिटरमाइन करने में कंपनी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ किया और कोई भी सिमिलर शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बताओ फेयर वैल्यू हायरार्की है, इस इनपुट के अंदर कैसे क्लासीफाई करोगे आप, और आपका आंसर क्या होगा, अगर कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनीज वर अवेलेबल एंड कैन बी यूज फॉर द फेयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ये सेकंड वाले के रिगार्डिंग ही है पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी है, उसके पास में कुछ अवेलेबल नहीं है दूसरे कंपनी का डाटा, तो उसने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली जो भी उसको फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज थे उसकी, तो वो फेयर वैल्यू मान लेंगे फिर, जो अगर यही उसका हाई मतलब वैल्यू आ रहा है तो। और अगर हमें दूसरे की कोटेड प्राइस में अवेलेबल है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन कितने पी के ऊपर है या फिर वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्राइसेस पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स हैं वो मेजर किए जाएंगे फेयर वैल्यू पे टू द एक्सटेंट दैट रिलेवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल। उस एक्सटेंट तक अगर आपके ऑब्जर्वेबल इनपुट्स अवेलेबल नहीं है तो, इसीलिए यह अलाउ करता है सिचुएशन इन विच देयर इज ए लिटिल इफ एनी मार्केट एक्टिविटी फॉर द एसेट और लाइबिलिटी एट द मेजरमेंट डेट। अगर मेजरमेंट डेट वाले दिन कोई भी थोड़ी भी एक्टिविटी होती है एसेट और लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, तो ये उसको भी कंसिडर करेगा। द अनऑब्जर्वेबल इनपुट शैल रिफ्लेक्ट द अजम्पशन दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड यूज व्हेन प्राइसिंग द एसेट और लाइबिलिटी इंक्लूडिंग assumptions about risk. In the given case, DS Limited adopts discounted cash flow method, commonly used techniques to value share, to fair value the shares to the private company. There were no similar shares traded in, मतलब देखो जब भी आप फेयर वैल्यू निकालते हो ना तो तीन टाइप के इनपुट होते हैं, एक लेवल 1 इनपुट, एक लेवल 2 इनपुट और एक आता है आपका इसका लेवल 3 मान लो, ठीक है। इसमें तो हमें जो भी डायरेक्टली इनपुट मिला होता है ना हम उसको कंसिडर करते हैं। इसके अंदर हमारे पास में डायरेक्टली नहीं होता है लेकिन हम इनडायरेक्टली अवेलेबल है सेम टाइप से, तो वो कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे यही बताया कि लेवल 2 के इनपुट्स, ये तो लेवल 1 का हो गया कि जो डिस्काउंटेड कैश, और थर्ड में क्या करते हैं अपन डिस्काउंटिंग कर लेते हैं कि जो भी हमें फ्यूचर में मिलेंगे, मतलब एक डायरेक्टली कब होगा जब मान लो वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उसकी प्राइस डायरेक्टली वहीं से उठा ली, वो है डायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट मतलब कि वो तो लिस्टेड नहीं है लेकिन उसके पीयर्स हैं वो लिस्टेड है, तो आप उनकी फेयर वैल्यू निकाल लेते हो और वो जितने पी पे लिस्टेड है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ करके आप भी अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हो। और थर्ड है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग के अंदर क्या है कि जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो होंगे ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे आप। ओके, ये होता है लेवल 3 इनपुट। तो यहाँ पे ये तो लेवल 3 इनपुट के बारे में बोला था इन्होंने। ओके, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेवल 2 के इनपुट, ये क्यों ज़रूरी है,
अपन प्रायोरिटी स्ट्रक्चर में देते हैं। अगर अपने पास सबसे पहले लेवल 1 है ना, तो अपन लेवल 1 के अकॉर्डिंग जो फेयर वैल्यू आ रही है वो डिटरमाइन करेंगे, फिर लेवल 2 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेंगे, फिर लेवल 3 के अकॉर्डिंग है वो डिटरमाइन करेंगे। अब ये बोल रहा है लेवल 2 के इनपुट क्या होते हैं, कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट और लाइबिलिटीज अगर एक्टिव मार्केट में आपको मिल जाए तो आप उनकी प्राइसेस को ले लो। आइडेंटिकल या सिमिलर एसेट या लाइबिलिटी है मार्केट में जो कि एक्टिव नहीं है तो उनकी प्राइस ले लो। और अगर अदर देन कोटेड प्राइस है जो कि ऑब्जर्वेबल है एसेट या लाइबिलिटी में, तो वो इनपुट आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर एंटिटी कैन एक्सेस द कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट फॉर सिमिलर एसेट और लाइबिलिटी ऑफ सिमिलर कंपनीज विच कैन बी यूज्ड फॉर फेयर वैल्यूएशन ऑफ द शेयर without any adjustment at the measurement date, then it will be considered as observable input and would be considered as level 2 input। तो फिर उसे लेवल 2 का इनपुट यहाँ मान लिया जाएगा। अंडरस्टूड। टोटल कितने क्वेश्चन थे अपने इसके, 10 11 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अभी अपन चल रहे हैं, सॉरी 6 हो गए हैं, अब अपन चल रहे हैं 7 में। थोड़ा स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट 1 जो है ना उसमें आपको 800 रुपये रिसीव होने का राइट है। सी इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2 और इन्वेस्टमेंट 3, 3 इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आपके साथ में यहाँ पे शेयर की हुई है। ओके, इसकी लाइफ क्या है, 1 साल है। इन्वेस्टमेंट 2 की जो लाइफ है वो कितनी है, 1 साल है। और इन्वेस्टमेंट 3 की जो लाइफ है वो 2 साल है। तो मेरे को बताओ कि सालों की अगर मैच करें तो ये दोनों आपस में ज़्यादा मैच हो रहे हैं ना, मतलब इन दोनों के प्राइसेस लगभग सेम होने चाहिए क्योंकि दोनों 1-1 साल के पीरियड के हैं, जबकि वो 2 साल के पीरियड का उसका चेंज हो सकता है। तो अगर 1 साल का ही है तो लगभग जो इन्वेस्टमेंट की आज की प्रेजेंट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट 1 की जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है रिसीव करने का वो 800 रुपये है, जबकि यहाँ पे कितना है, 1200 रुपये है। यहाँ पे कोई भी इस्टेब्लिश मार्केट नहीं है ओके कि आप कंपेरेबल एसेट्स को मैच कर सको, इसीलिए नई प्राइस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि लेवल 1 का इनपुट नहीं है आपके पास में। ओके आप यहाँ पे लेवल 2 का इनपुट चेक करो कि कंपेरेबल मतलब दूसरा भी इन्वेस्टमेंट है ना जिसको थोड़ा भी कंपेयर कर सके, तो उसका प्राइस कितना चल रहा है मार्केट में, जो 1 साल का हो उसका प्राइस चल रहा है मार्केट में 1200। तो हमारी भी फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1200 तो होनी चाहिए ना, है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नॉर्मली क्या है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव आपका 800 रुपये है ना तो फिर फेयर वैल्यू कितनी होगी। ऐसे ही अगर किसी का 1200 रुपये रिसीव करने का राइट है ना तो उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, 1083 रुपये चल रहे हैं। तो बताओ 800 के केस में कितना चलेगी तो 1083 डिवाइड बाई 1200 इंटू 800, तो यह 722 रुपये मेरे अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग है वो 722 रुपये का क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू होना चाहिए। समझ गए। 2 साल का है ये तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये सिमिलर ही नहीं है किसी भी एंगल से। ओके ना तो प्राइस में सिमिलर है ना ईयर के अंदर, तो इसको क्यों कंसिडर करेंगे, हम इसी को कंसिडर करेंगे। ओके सी आंसर। On the basis of timing of the contractual payment to be received for investment 1 relative to the timing for investment 2 and 3 to have deemed more comparable to investment 1 using the contractual payment to be received for investment 1 and the 1 year market rate derived from the investment 2, the fair value of the investment 1 is calculated as under। तो वही 1083 क्या हुआ यहाँ पे, ये इतने सारा का आप सीधा ये कर सकते हो, 800 रुपये का था ना इंटू 1083 डिवाइड बाई 1200, तो ये आ गया आपका 722 रुपीज़। ओके अल्टरनेटिवली अगर अगर हमारे पास में ये होता ही नहीं ना 1 साल वाला डाटा, तो फिर अपन को फिर और कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर अपन को इस पे जाना ही पड़ता। फिर अपन ये निकालते कि 2 साल का है तो फिर 1 साल का कितना होना चाहिए, तो फिर वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते, समझ गए। लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट चाहिए होती। ओके तो यही इसने आगे बोला है कि ये इंडिकेट किया गया है 2 ईयर का मार्केट रेट है, वो इन्वेस्टमेंट 3 के द्वारा है एंड वो 1 ईयर के मार्केट रेट से एडजस्ट करेंगे फॉर द टर्म स्ट्रक्चर। सी ए लिमिटेड है, उसका लार्ज बायोटेक कंपनी है एंड पब्लिकली शेयर्स अवेलेबल है। इसका मतलब है मैं पब्लिकली उठा सकता हूँ, शेयर मार्केट में लिस्टेड है ये क्या है, मेरा लेवल 1 का इनपुट है, मतलब कि मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता हूँ यहाँ पे। उसने डेवलप किया एक नई ड्रग को जो कि फाइनल फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स है। बी लिमिटेड जो है उसका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ए लिमिटेड में, बी ने ए में इन्वेस्ट कर रखा है। ओके और ए की वैल्यू है वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई ड्रग का एक्सपेरिमेंट भी कर रही है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। बी लिमिटेड ये डिटरमाइन करती है कि शेयर जो फेयर वैल्यू है ओके थ्रू पीएनएल, वो ये डिटरमाइन करती है, बी लिमिटेड एसेस करती है कि जो फेयर वैल्यू है ना मेजरमेंट डेट को वो 31/3/20 को कितनी है वो हमको डिटरमाइन करनी है, लेकिन कंसिडरिंग द फॉलोइंग।
कि 31/3/20 को जो ड्रग अप्रूवल है वो नोटिफाई करती है कि ए के मैनेजमेंट जो है वो ड्रग अप्रूव नहीं हुई। अगर अप्रूव नहीं हुई तो यहाँ पे शेयर कितने पे क्लोज हुआ था, 36 रुपीज़ पे 31 मार्च को। ओके, 31 मार्च को 36 रुपीज़ पे वो क्लोज होता है। अगर ए लिमिटेड इश्यू करती है एक प्रेस रिलीज आफ्टर मार्केट क्लोज ऑन 31 मार्च 2020, यह अनाउंस करते हुए कि भाई इनका क्लिनिकल ट्रायल फेल हो गया है, तो अगले दिन 22 रुपये 50 पैसे आ जाता है, मतलब 36 रुपये से सीधा 22.50 आ जाता है। तो बताओ 31 मार्च को तो ये सारी चीज़ें हो गई थी ना, तो प्राइस का गिरना तो बाद में सिर्फ आपको प्रूफ दे रहा है ओके कि भाई हाँ रियली, लेकिन गिर तो वो कब चुका था 36 को ही। अब अगले दिन जब मार्केट खुला तो वो 22 पे ओपन हुआ, तो ये बात तो कुछ कहने की मतलब ही नहीं है। तो फेयर वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 22 रुपये ही होगी। ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल मार्केट है। तो ड्रग फेलियर है वो एक कंडीशन है जो कि एग्जिस्ट करती थी एज ऑफ द मेजरमेंट डेट को दिन। बी लिमिटेड कंक्लूड करती है कि जो भी 36 रुपये इसको क्लोजिंग प्राइस था वह प्रेजेंट नहीं करता है फेयर वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड के शेयर्स को 31/3/20, बिकॉज जो प्राइस है वो डज नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द अप्रूविंग द अथॉरिटीज नॉन अप्रूवल। क्योंकि प्राइस के अंदर 36 में ना इसका नॉन अप्रूवल कहीं भी शो नहीं कर रहा है। तो सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन है दैट टेक प्लेस व्हेन द मार्केट ओपन्स आर रेलेवेंट टू द फेयर वैल्यू। जो ओपनिंग प्राइस है वो 22.50 है और इसीलिए लेवल 2 का मेजरमेंट है। तो 22.50 आप क्या मान लोगे, फेयर वैल्यू मान लोगे। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 9, दो डिफरेंट मार्केट है, मुंबई मार्केट। ओके, ये वाला क्वेश्चन अपन डिटो करके आए हैं, जो पहला क्वेश्चन था डिटो वैसा ही है, बस थोड़ा अमाउंट चेंज है। सी, पहले ये बोलता है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट क्या होगी अगर मुंबई मार्केट प्रिंसिपल मार्केट है। अगर मुंबई मार्केट प्रिंसिपल मार्केट है तो मुंबई मार्केट ये रहा प्रिंसिपल मार्केट है, तो भाई 290 माइनस क्या लॉस होगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 30, तो यहाँ पे कितनी होगी 260 आ जाएगी फेयर वैल्यू। लेकिन दूसरे में होगा कि कोई भी है वो नहीं है। सी, व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू इफ नन ऑफ द मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट। अगर कोई नहीं है तो फिर अपन निकालेंगे कि मोस्ट फेवरेबल मार्केट कौन सा है और उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। तो मोस्ट फेवरेबल कौन सा आएगा, 260 माइनस 40 और तो 220, तो इसकी वैल्यू आ रही है। एंड 280 में से 20 30 50 गए तो 230 इसकी आ रही है। तो कोलकाता मार्केट मोस्ट फेवरेबल मार्केट हो गया। अब यहाँ पे कितनी आएगी, 280 माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितनी है 30 रुपये, तो 250 रुपये यहाँ पे आपकी फेयर वैल्यू आ गई। ओके, ये तो था पहले का आंसर। दूसरा नया पॉइंट है यहाँ पे कि अगर नेट रियलाइजेशन हो रहा है आपका आफ्टर एक्सपेंस, अगर वो मोर है इन एक्सपोर्ट मार्केट, यानी एक्सपोर्ट मार्केट जो है उसके अंदर अगर ज़्यादा है, एग्जांपल के लिए मान लो 280 रुपये है, लेकिन गवर्नमेंट आपको ऊपर रेस्ट्रिक्शन कर देती है कि आपका जितना प्रोडक्शन होगा उसका सिर्फ 15% ही आप क्या कर सकते हो, आगे एक्सपोर्ट कर सकते हो आउट ऑफ इंडिया। तो बताओ फेयर वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इस केस में। सी, यहाँ पे मैं 280 में बेच सकता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, ये नेट रियलाइजेशन है मेरा नेट। तो 280 का मेरे को नेट रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये वाली फेयर वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़। लेकिन हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ सिर्फ 15% प्रोडक्शन पे अप्लाई होगा, 15% प्रोडक्शन पे। तो 15% प्रोडक्शन के लिए तो 280 हो जाएगी फेयर वैल्यू। ओके, और बच्चे 85% प्रोडक्शन के लिए क्या हो जाएगी, 230 और 220, जो भी जिस जगह पे अप्लाई होगा वो हो जाएगा। सी, 260 सही है। फिर इसी का दूसरा पॉइंट 220 230, तो 230 मोस्ट फेवर्ड आ गया, तो 250 रुपये आ गया। एक्सपोर्ट प्राइसेस है वो मोर देन द प्राइसेस इन द प्रिंसिपल मार्केट है, एंड इट वुड गिव हाईएस्ट रिटर्न कंपेयरिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट। इसीलिए जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो कंसिडर किया जाएगा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। बट सिंस द गवर्नमेंट हैज़ कैप्ड द एक्सपोर्ट अप टू 15%, तो बस उतने में उतनी वैल्यू को अपन मानेंगे जो 85% है, सिंस द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ विथ हाईएस्ट वॉल्यूम इज बीइंग डन बाय डोमेस्टिक मार्केट। तो इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट क्या होगा, इसका प्रिंसिपल मार्केट हो जाएगा, प्रिंसिपल मार्केट। और इसीलिए जो प्राइस रिसीव कर रहा है ये डोमेस्टिक मार्केट में, वो यूज़ किया जाएगा एज ए फेयर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, एसेट की फेयर वैल्यूएशन के पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 10, ए लिमिटेड ने अज्यूम किया डीकमीशनिंग लाइबिलिटी को इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब दो कंपनी आपस में आके जुड़ी और उसमें से एक ने कहा कि ठीक है मैं तेरी डीकमीशन की इतनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ। जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो लीगली रिक्वायर्ड है टू डिसमेंटल एंड रिमूव एन ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म, कि कोई भी ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है ना तो उसको डिसमेंटल करने के लिए और रिमूव करने के लिए लीगली दे आर रिक्वायर्ड।
एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर, जो कि 10 साल एस्टिमेट की जा रही है। आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है। ए लिमिटेड वो कॉन्ट्रेक्चुअली अलाउड है टू ट्रांसफर इट्स decommissioning liability, okay, to market participants to conclude that a market participant would use all of the following inputs probability weighted as appropriate when estimating the price it would expect to receive। तो ये प्रोबेबली वेट को असाइन करेगी कि 100 करोड़ पे 25% यानी 25 करोड़ मिलने के चांसेस हैं। 25 बन जाए 125, तो इस पर 12.5 करोड़ नहीं, 125 इंटू 50% यानी कि आपका कितना हो गया ये 62.5 करोड़ मिलने के चांसेस हैं। और 175 इंटू 20% यानी कि 43.75 मिलने के यहाँ पे चांसेस है। तो 43.75 प्लस 62.5 प्लस 25 यानी कि 131.25 करोड़ रुपए है वो मिलने के चांसेस हैं इनको। ठीक है, ये इनका क्या है कि कैश फ्लो का एस्टिमेट है लेबर कॉस्ट का। ओके, फिर अलोकेशन क्या ओवरहेड कॉस्ट का, कि जो भी लेबर कॉस्ट आएगी उसका 80% ले लो। तो इसी का 80% ले लो भाई, कितना आया 105 करोड़ का ये आ गया। ओके, जो कंपनसेशन है दैट ए मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर फॉर अंडरटेकिंग द एक्टिविटी, अज्यूमिंग कीजिए कि जो रिस्क एसोसिएटेड है विद द ऑब्लिगेशन टू डिसमेंटल एंड रिमूव द एसेट, उससे क्या है प्रॉफिट ऑन लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा 20% का होगा। ठीक है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इतना तो देना पड़ेगा 20%। तो 105 प्लस 131.25, ओके, इसका कितना 20% यानी कि 47.25 करोड़। उसके बाद में आया ए रिस्क दैट द एक्चुअल कैश आउटफ्लो माइट डिफर फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। ए लिमिटेड एस्टिमेट करता है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितनी होगी 5% की होगी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की। जो एक्सपेक्टेड है वो रियल कैश फ्लो है या कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू टुडे है। ओके, जो इन्फ्लेशन है उसका इफेक्ट क्या आएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट के ऊपर। वो एज्यूम करेगा इन्फ्लेशन है वो कितने का है 4% का है ओवर द 10 ईयर पीरियड बेस्ड ऑन द अवेलेबल मार्केट डाटा। अब इसके ऊपर वो क्या कर लेगा 4% का अपना जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ओके, उतना इन्फ्लेशन ले लेगा और साथ में 5% की इसकी डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगी। तो सी 131.25, 105 और 47.25 ये आगे इसकी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना हो रहा है इन्फ्लेशन से पहले। इसके बाद में वो क्या करेगा 1.04 जो इसकी 4% की रेट है वो 10 ईयर के पीरियड के लिए वो क्या करेगा अवेलेबल मार्केट डाटा का डाटा है ना, तो 10 ईयर के लिए इसको इन्फ्लेट कर देगा जो कि 1.04 को 10 टाइम्स आप अगर वो करोगे तो 1.4802 आने वाला है। ओके, और इसको आप अगर इससे इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करोगे 1.4802 से तो ये आने वाला है 419.65। और उसके बाद में 5% का रिस्क को एडजस्ट करने के लिए क्या है डिस्काउंट रेट है। तो हम इसको 5% से डिस्काउंट मतलब ये करेंगे रिस्क फ्री रेट है तो 5% अपन इसका निकाल लेंगे। तो ये टोटल आ गया 440.63 का टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एंड जो भी डिस्काउंट रेट कंसिडर किया है दैट इज़ द रिस्क फ्री रेट प्लस एंटिटी की जो नॉन परफॉर्मेंस से रिस्क है यानी कि 5% और 3.5% दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो 8.5% है वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है देखो सी 5% नॉर्मल है और नॉन परफॉर्मेंस की रिस्क कितनी है 3.5%, तो 8.5% है। अब अगर आप इसको 10 ईयर के लिए डिस्काउंट करोगे वापस से, ये तो क्या है फ्यूचर वैल्यू है, तो अब 10 ईयर के लिए फिर से डिस्काउंट करोगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 194.97, ये इसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी। अगेन अच्छा सम था, ध्यान से देख लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन 11, एंटिटी ए है वो 250 ऑर्डिनरी शेयर्स ओन करती है XYZ के, जो कि अनकोटेड कंपनी है। XYZ है उसका टोटल शेयर कैपिटल 5000 शेयर्स है विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10। तो एंटिटी XYZ है वो आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट उसके एस्टिमेट किए जा रहे हैं 70,000 रुपये पर ईयर के। एप्रोप्रिएट पी रेशियो जो है वो डिटरमाइन किया गया है पब्लिश्ड इंडस्ट्री डाटा के अकॉर्डिंग, वो 15 है। एंटिटी ए है वो मैनेजमेंट के एस्टिमेट करती है कि जो भी डिस्काउंट रहेगा ओके वो कितना रहने वाला है 20%। एंटिटी ए की जो वैल्यू है होल्डिंग इन द कंपनी XYZ ओके वो शेयर बेस्ड ऑन अर्निंग्स है। डिटरमाइन कीजिए फेयर वैल्यू क्या होगी एंटिटी ए की। सी यहाँ पे ये कितना ओन करती है 250 शेयर्स और टोटल कितने 5000, तो ज़रा मेरे को बताओ कितना परसेंटेज ये होल्ड करते हैं। ये टोटल 5% की होल्डिंग यहाँ पे रखती है। ओके 5% की होल्डिंग, ग्रेट। इसका प्रॉफिट कितना है 70,000 रुपये का प्रॉफिट है
और साथ में पी रेशियो कितने का है, 15 का। 15 का क्या है, पी रेशियो है 15 का। एंड टैक्स कितना है, आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो 70,000 रुपये पर एनम है। कि 70,000 का आपका क्या आ रहा है, मेंटेनेबल प्रॉफिट है, मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये भी आपका किस में कॉन्सेप्ट आता है, एसएफएम में आता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का, कि आपको 70,000 मिलेंगे हर साल में। ओके, और आपका जो पी है, मतलब जितना आप अर्न कर रहे हो ना, उसका 15 टाइम्स आपका क्या है, पी है। तो 70,000 इंटू कितना कर दो, 15। ओके, तो ये आपका आ गया 10,50,000 आपकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन आपने टोटल इशू किया 5,000 शेयर, तो डिवाइड बाई 5,000 किया, तो यहाँ पे क्या आ गया कि 210 रुपये पर शेयर आपका आना चाहिए अभी तक की इन्फॉर्मेशन से। लेकिन फिर ये आगे बोलते हैं कि एंटिटी की ए के मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया कि डिस्काउंट है फॉर द लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, क्योंकि हम मार्केट नहीं कर पाएंगे, तो इसके ऊपर हमें 210 में से फिर 20% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, तो -20% मैंने किया, तो ये कितनी आ गई इसकी फेयर वैल्यू, 168 रुपये। सी इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसने 17,000 इंटू 15 किया और इसी को 80% से कर लिया, तो ये मैंने पर शेयर निकाला ना। इसने क्या किया कि 168 को आप 5,000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपकी पूरी कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। तो 168 इंटू 5,000, ये आ गया आपका 8,40,000 रुपये। इसने यहाँ पे सिर्फ टोटल कैलकुलेट करके छोड़ा है, मैंने आपको पूरा बता दिया है कि 8,40,000, तो ये आ गया ना 168 यहाँ पे दे रखा है। अब चलते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन में। अज्यूम कीजिए कि एंटिटी ए ने एस्टिमेट किया है फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर को इट ओन्स इन द कंपनी XYZ यूजिंग ए नेट एसेट वैल्यूएशन टेक्निक। जो फेयर वैल्यू है कंपनी ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी XYZ की नेट एसेट की, इंक्लूडिंग दोज रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एंड दोज दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट है, वो कितने 8.5 लाख है। अभी खुद से बोल रहा है कि 8.5 लाख रुपये वैल्यू है, तो 5,000 से डिवाइड कर दो भाई, सीधी बात है। 8.5 लाख डिवाइड बाई 5,000, तो ये आ गई आपकी 170 रुपये फेयर वैल्यू आ जाएगी पर शेयर। सिंपल। तो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। बहुत अच्छे से अपने डिटेल में सारे क्वेश्चन डिस्कस किया। अभी मैं यही चैप्टर उठा रहा हूँ इंडियाज़ 20 नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट का, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू।